Yes, miss. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, recently हम लोगों ने accounting standard number 2, that is all about valuation of inventories के regarding to क्या किया, complete किया, and some questions भी last session के अंदर मैंने discuss किए जो मेरे according to important थे, but still नंबर ऑफ टाइम्स आपको बता चुका कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो पैटर्न होगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप अपनी ओर से क्या करेंगे, कवर करेंगे. प्लीज इसमें किसी बात का कोई रिस्क हमने नहीं लेना. क्लियर? बिकॉज मेरा 1/4 पेपर आउट ऑफ 100 मार्क्स मिनिमम 25 मार्क्स के आपके क्या होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे. तो इसमें से सर हमारी मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए कि अल्टीमेट 20 नंबर इसमें से मैंने कहीं नहीं जाने. बाकी डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं. समटाइम्स लक अच्छा होता है कि सारे क्वेश्चंस ही देखे हुए आ गए, सारे क्वेश्चंस आपके जो प्रैक्टिस करे हुए वो आ गए, तो सर उतनी सर्टेनिटी आपकी बढ़ती जाएगी और ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट बनेगा लास्ट में जाकर. इसीलिए अपन राइटिंग में वर्ड टू वर्ड इसको नोट कर रहे हैं कि कम से कम लास्ट में जस्ट आपको ये होगी कुछ नहीं सर 10 मिनट की रिवीजन होती है, एएस को खुद लिखे हुए हैं, अपनी राइटिंग जल्दी समझ में आती है. क्लियर? इसीलिए आपको अपनी कॉपी पे प्रॉपर नोटिंग करवा रहा हूं कि खुद इसको नोट किया करो स्पेशली. क्लियर? सो लास्ट जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हो चुका, उससे पहले 1 हमने करा. नेक्स्ट ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इजी है, अपने आप में इजी प्लस मेरे लिए हेल्पफुल है बिकॉज उधर से आपका एक टॉपिक प्रैक्टिकल चल रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स. क्लियर? उसमें जो मैंने नोटिंग करवानी थी, उसमें जो मैंने आप लोगों को राइटिंग नोट्स देना था, वो अल्टीमेटली इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा. एंड साथ की साथ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने के बाद, क्योंकि टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है, साथ सर प्रैक्टिकल टॉपिक भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में जो आपकी पेंडेंसीज हैं, वो सारी पेंडेंसीज आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्योंकि मैं वो सारी चीज यहां पे दोबारा समझाऊंगा पहले. क्लियर? वो सारी थिंग्स आप लोगों के लिए रिपीट होंगी. क्लियर? सो आप लोगों के लिए आज का मेरा ये होमवर्क है, आप नेक्स्ट क्लास से पहले जस्ट स्क्रीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कर आए जितना आप लोगों ने समझा. क्लियर? जो क्वेश्चंस आपने करे होंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर, शेयर्स के केस में, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में, डिबेंचर्स के केस में, क्योंकि सिक्योरिटीज के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं ना आप पैसा. क्लियर? इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स जो हमने टॉपिक पढ़ा वो सिक्योरिटीज के अंदर ही तो इन्वेस्टमेंट थी. क्लियर? वही टॉपिक आप जस्ट एक बार रिवाइज करके आना, बिकॉज मेरा कल का जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, वो उसी के ऊपर क्या करेगा, बेस्ड करेगा. क्लियर? सो आज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन प्लस सिंपल कंटेंट जितना हो पाता है वो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सर इंट्रोडक्शन की अगर मैं यहां पे बात करूं कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के अंदर आप क्या रीड आउट करने वाले हैं सर, लाइक जैसे आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन रीड आउट करवाई, यहां पे सिर्फ वैल्यूएशन ही नहीं, यहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा. जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में याद हो, इंट्रो के अंदर हमने पढ़ा था सर, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो 5 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 स्कोप, नंबर 3 डेफिनेशंस, नंबर 4 मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन. यहां पे ये तेरे वर्ड्स क्या आएंगे, प्रॉपर वे से काम आएंगे, क्योंकि पहले तो जस्ट आपने कर ली वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर करा. वैल्यूएशन तो भी मेजरमेंट ही थी, वैल्यूएशन तो भी क्या थी, मेजरमेंट थी. सेम कॉन्सेप्ट के साथ ये अपना टॉपिक आगे होगा. सबसे पहले सर टॉपिक का नेम हमारे पास है AS 13, दैट इज अकाउंटिंग फॉर क्या, इन्वेस्टमेंट्स. कि सर ये जो तुम्हारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स दिखती हैं, कभी आप उसको करंट इन्वेस्टमेंट बताते हो, करंट एसेट बताते हो, या कभी लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर, या उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर क्या करते हैं आप, कवर अप करते हैं. क्लियर? इतना तो क्लियर होगा. फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ये नहीं आता. फिक्स्ड एसेट से अलग हेड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से ये पड़ा होता है, और करंट एसेट्स के अंदर तो करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी ऑलरेडी कवर होती है एज पर द कंपनी फॉर्मेट, एज पर द कंपनी फॉर्मेट. बट सर ये अकाउंटिंग जो है ये सिर्फ मुझे कंपनी के लिए थोड़ी पढ़ाई जा रही है, मुझे सिर्फ कंपनी के लिए थोड़ी पढ़ाई जा रही है. कंपनी के अलावा कोई भी पर्सन जो नेक्स्ट आगे क्या करेगा,
इन्वेस्टमेंट करेगा, हमने तो सबके लिए रीड आउट करना है कि सर सबकी बैलेंस शीट में ये बताओ कौन सी आइटम कहां रिपोर्ट होगी। आप क्लासिफाई करने का वे कैसे डिसाइड करते हैं कि वेदर दैट इन्वेस्टमेंट इज करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इज देयर एनी क्राइटेरिया? और फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन छोड़ो, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट और नॉट, पहले तो यही चीज क्लियर करो सर। हमें तो अभी तक इन्वेस्टमेंट जैसा बताया गया, जैसा गिवन होता था, हम कभी डिटेल में नहीं गए क्योंकि हमने कभी डेफिनेशन में जाने की कोशिश ही नहीं करी, रिक्वायर्ड ही नहीं थी, रिक्वायर्ड ही नहीं थी। बट अब हम डिटेल में उतरेंगे बिकॉज अब बनाना है अकाउंटिंग बेस। एंड अकाउंटिंग बेस बनाने के लिए मुझे पहले डीप रूट जाना पड़ेगा कि सर इन्वेस्टमेंट कहते किसको हो, पहले वो तो बता दो। मेरे पास तो लॉट ऑफ एग्जांपल्स आएंगी वहां पे एग्जाम में, मान लो 4 केस, आजकल ऐसे क्वेश्चंस भी बथेरे चलने लगे, 4 केस अलग अलग गिवन होंगे, बताओ जी ये इन्वेस्टमेंट है भी या नहीं, बाकी बातें तो बाद में। अपर रट के जा रहे हैं, पूरा क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, पूछा उसने क्या, डीप रूट इन्वेस्टमेंट ही बता दो। कई बार पेपर इतना बेसिक आ जाता है, इतने बेसिक्स में वो ले जाता है, अपने को बेसिक्स ही नहीं आते, वही भूल जाते हैं मौके पे जाके, यार इन्वेस्टमेंट क्या था। तैयारी करते रहे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की, तैयारी करते रहे रिकॉग्निशन मेजरमेंट की, पूछ गया क्या, डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो रीड आउट करने वाले हैं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर यहाँ पे पढ़िए जी, फर्स्ट पॉइंट, दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट शो करते हैं ना, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। एंड अकाउंटिंग में ऑल ओवर सारा वर्ड कवर अप कर दिया कि आप उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, उसका मेजरमेंट का वे क्या होगा, क्लियर, प्लस उसकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को लेकर, प्रेजेंटेशन इज द मेन थिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लियर। ये जो तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो ना, ये जो प्रेजेंटेशन आप लोग करते हो कि कौन सी आइटम किस हेड के अंदर आनी चाहिए, सर दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन एंड दैट इज गाइडेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आईसीआई गाइडलाइंस जो अलग से रेफर की जाती है, क्लियर। ओके चलो सर, एक तो ये पॉइंट कि अकाउंटिंग करनी है सर, इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे करना है सर, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएं या एसेट के अंदर कैपिटलाइज करें, और इसके ऊपर जो रिटर्न्स मिलती हैं, रिटर्न्स मतलब कोई डिविडेंड मिलता होगा, कोई रेंटल इनकम मिलती होगी, या वॉट एवर द केस इज, क्लियर, तो हमें बताएं उसका करना क्या, क्लियर। ओके, एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। अब जैसे आपने इन्वेंट्री के केस में पढ़ा था कि सर मुझे प्रॉपर क्लासिफिकेशन वाइज, वो आपने 5-6 हेड रीड आउट करे थे, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, क्लासिफाई करके दे कौन सी इन्वेंट्री कितनी पड़ी है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन। सेम केस यहाँ पे है, हमें क्लासिफाई करके दो कौन सी इन्वेस्टमेंट क्या है और क्या क्या डिस्क्लोजर्स होंगे, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि मेरा मोटिव वही, लास्ट मोटिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने वाला कोई भी पर्सन किसी भी तरह से मिसलीड नहीं होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे बनाऊंगा कि ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड एडिक्वेटली एंड एक्यूरेटली, ताकि मेरा जो यूजर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने वाला पर्सन है, उसके माइंड में किसी तरह का कोई डाउट ना आ जाए। अब सर कंपनीज में सारे के सारे डिस्क्लोजर हमें देने पड़ते, क्लियर। नेक्स्ट इज, चलिए सर स्कोप के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात पढ़िए। AS 13 does not deal with, सबसे पहले सर कुछ क्लैरिटी आपके माइंड में फर्स्ट डे कर दूं, डेफिनेशन बाद में पढ़ाऊंगा, पहले ये बता दूं कि AS 13 किसके ऊपर एप्लीकेबल है या किसके ऊपर नहीं। एंड यूजुअली स्कोप के अंदर क्या कहेगा, एप्लीकेबल टू ऑल एक्सक्लूडिंग दिस, इनको छोड़कर। पहली बात, टॉपिक का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नॉट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये एएस बोला, इन्वेस्टमेंट के ऊपर सर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या मिलेगी आपको, इनकम। दिस AS is not applicable on income on investment. This AS is applicable on investments. तो पहला वर्ड income from investment, because AS is applicable on investment only. सर आपको जो उसके ऊपर, जैसे आप कहते हो जी सर आपने डिबेंचर्स परचेज किए, डिबेंचर के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट,
क्लियर, शेयर्स परचेज करे, शेयर्स के ऊपर क्या मिलेगा, डिविडेंड। तो ये डिविडेंड के ऊपर थोड़ी लग रहा है, ये डिविडेंड का ट्रीटमेंट थोड़ी बताएगा, या इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ी लग रहा है, ये लगेगा जिसके कारण तुम्हें ये इनकम मिल रही है, मतलब द बेस। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है, नॉट इनकम के ऊपर। यूजली पर्सन पता क्या बोलते हैं, सर इन्वेस्टमेंट के कारण ही तो है, तो ये भी तो AS13 के अंदर आएगा। नहीं, हम इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को कवर नहीं करते। क्लियर, आगे नेक्स्ट इज Operating or financially. सर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीजेस ऑलरेडी आप लोगों का किसके ऊपर एप्लीकेबल है, AS19 के अंदर कवर्ड है, तो मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, यस नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स, क्या लिखा हुआ आगे, Acquired by रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान्स। अब इन्वेस्टमेंट जो इंप्लॉइज रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स के अकॉर्डिंग जिसके ऊपर ऑलरेडी AS15 की कवरेज है, ये तो पहला सिंपल सा रूल। क्या रूल है कि सर जिसके ऊपर कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, हम उसमें नहीं फंसेंगे। सिंपल सी बात, वेरी क्लियर। अब एक ही चीज दो दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ी होगी सर, इनके तो फिर कंफ्लिक्ट आ जाएंगे। तो बेटर है ना सर, एक दूसरे के स्कोप में से बाहर ही कर दो। जब अकाउंटिंग ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीजेस के ऊपर सेपरेटली एप्लीकेबल है, AS19 अलग से उसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो 13 को बीच में आने की क्या जरूरत है। सर मना कर दिया, 13 ने पहले कह दिया कि अगर आप 19 के अंदर कवर्ड हो वही रहो, मेरे पास मत आना। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड बाय, स्पेशली वर्ड क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, PFI मींस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि सर ये बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो तेरे मेरे लिए वर्ड है, जिन लोगों ने पैसा क्या करा, इन्वेस्ट करा। अरे म्यूचुअल फंड्स का तो काम ही इन्वेस्ट करना है, बैंक का काम, PFI का काम पैसा इन्वेस्ट करना ही तो इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ क्या है, बिजनेस। तो क्या सर, क्या इनको तुम AS13 में कवर करोगे, ये तो सर इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। क्लियर, तो इनको सर सेपरेट करो, इन पे नहीं एप्लीकेबल। मैं तो नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूं। तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट क्या था, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। नंबर 2 ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज, क्योंकि वो कवर कौन कर रहा है, AS19। क्लियर, लीजेस ऑलरेडी कवर कर रहा है। एंड सर जितनी इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड बाय रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान्स हैं इंप्लॉइज के लिए, क्लियर, जिसको मैं AS15 बोलता हूं, क्लियर, सो सर अल्टीमेटली उसमें मेरा भी कोई स्कोप नहीं है। और रही बात म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स, क्लियर, या तेरे PFI एंड बैंक्स, अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं सर, ये भी हमारे अंडर कवर नहीं होती। टू बी वेरी क्लियर, ये ध्यान रखना, वो क्वेश्चन इतनी अच्छे वे से ड्राफ्ट करेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड टू बी रीड विद फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड। कोई जल्दी नहीं है सर, कोई जल्दी नहीं है। हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप लोगों को 15 मिनट्स दिए गए ना पेपर रीडिंग के, तो 15 छोड़ 20 मिनट ले ले, 25 मिनट ले ले, 30 मिनट ले ले, इससे ज्यादा नहीं, तो पेपर ही पढ़ते रह जाओगे। क्लियर, बट सर जितना भी टाइम ले रहे हो ना, जैसे मैक्सिमम 20-25 इतने लग जाते हैं एक पेपर रीड करने में, पूरा फिर भी नहीं पढ़ा जाता, बट एक मेजोरिटी पार्ट आप पढ़ लेते हो, पेपर का व्यू मिल जाता है। आराम से पढ़, प्रॉपर वे से ईच एंड एवरी वर्ड उसमें अंडरलाइन कर, क्या क्या चीज उसने दे रखी है। और ऐसा सीक्वेंस बना होता है ना, स्टार्टिंग के वर्ड में कुछ ऐसा वर्ड लिख देगा कि वो बैंक है, और आगे सारा क्वेश्चन जचा देगा किसके पॉइंट से, कि तुम्हारा ध्यान आगे मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर में चला जाए। बट वो तो सब कुछ लगना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो एंटिटी है वो क्या है, म्यूचुअल फंड्स है, बैंक्स है, PFI है, या लीजेस का कॉन्सेप्ट है, या इंप्लॉय बेनिफिट वाला कॉन्सेप्ट है। सर आप पे तो लगना ही नहीं है, और आप दिमाग लगा रहे हो पता नहीं ये इसका कौन सी क्लोज की बात कर रहा है, जब लगना ही नहीं है। हमेशा ये अगर सीक्वेंस बनाए गए हैं ना, तो उसी अकॉर्डिंग तो दिमाग रखा करो। पहले ये चेक कर क्या AS13 लगेगा, अगर लगेगा क्या ये इन्वेस्टमेंट है, अगर है तो इसकी मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन कैसे होगी, इसकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कैसे होगी, लाइन वाइज चल आगे चल। यस, अब आता है जी हमारे पास मीनिंग, दैट इज मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। बड़ा बढ़िया अच्छा वर्ड दिया गया,
इसके बेसिस पे जितने मर्जी क्वेश्चन ड्राफ्ट करो, जितने मर्जी। इन्होंने वर्ड क्या यूज करा, ध्यान से एक एक वर्ड। सर इन्वेस्टमेंट्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वर्ड लिखा गया, एसेट्स। हाँ सर एसेट तो होती है, अब वो छोड़ करंट या लॉन्ग टर्म, वो तो बाद का मैटर है सर, वो क्लासिफिकेशन का मैटर है अकॉर्डिंग टू द टाइम, वो तो बाद का मैटर है। बट इतना पता सर इन्वेस्टमेंट्स आपकी क्या होती हैं, एसेट्स। क्या मैंने फिक्स्ड एसेट वर्ड बोला, नहीं, सिंपल वर्ड क्या यूज किया, एसेट्स। बट क्लियरली नीचे मना कर दिया, बट नॉट हेल्ड एज क्या, स्टॉक इन ट्रेड, नॉट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। सर स्टॉक इन ट्रेड की तरह अगर आप कोई चीज होल्ड करते हैं, एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक इन ट्रेड, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि तुम्हारी डेली एक्टिविटी का पार्ट, तुम्हारी डेली एक्टिविटी का पार्ट है। जैसे ये तेरे ऊपर कौन बैठे, ठीक है ना, या जितने भी हैं, जैसे आप नॉर्मली आप भी सिक्योरिटीज में डील करते हो या अलग अलग थिंग्स में डील करते हो, अगर आप उसको एज अ स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करके बैठे हैं सर, वो इन्वेस्टमेंट नहीं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो क्या होती है जी, एसेट होती है जो स्टॉक इन ट्रेड नहीं होनी चाहिए। पर्पस, अच्छा फिर किस लिए, हेल्ड फॉर, हेल्ड फॉर पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फॉर अर्निंग इनकम। देख जहां से तुझे पैसे बनते हैं ना, आप वहां पे वर्ड ऑटोमेटिकली क्या यूज करते हो, इन्वेस्टमेंट। यार मैंने ना पैसा इन्वेस्ट करा, जैसे ही वर्ड आप इन्वेस्ट यूज करते हो ना, सामने वाले पर्सन या आपके भी माइंड में सेकंड वर्ड क्या आता है, इनकम। कितनी रिटर्न, इनकम वर्ड आपके माइंड में आएगा। ले तू वर्ड यूज कर, मैंने पैसा एक्सपेंड करा है, खर्च करा है, अच्छा गया ही है, दिया ही है, आया तो कुछ नहीं ना। बट जैसे ही वर्ड आप क्या यूज करेंगे, इन्वेस्ट करा है, सामने वाले पर्सन पे इंप्रेशन क्या पड़ेगा, अच्छा फिर कितनी रिटर्न मिल जाती है, या क्या मत सोचकर इन्वेस्ट करा है। दैट मीन्स द पर्पस टू होल्ड दैट एसेट, द पर्पस टू होल्ड दैट एसेट, मैंने ये नहीं कहा कौन सी एसेट, दैट एसेट जिसमें भी तुम कर रहे हो, इज फॉर अर्निंग इनकम, इनकम कमाने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा, फॉर क्या लिखा हुआ वर्ड, कैपिटल एप्रिसिएशन। सर कैपिटल गेन आप ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं, क्लियर। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी ऐसी हैं जिनके केस में क्या होती है, उल्टा कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, कैपिटल एप्रिसिएशन होती है। अब आपने गोल्ड परचेज करा, ये इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, चलो नॉर्मल, क्योंकि एसेट है गोल्ड। बट किस पॉइंट में, क्या इनकम अर्न करने के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन। बेशक चाहे डूब जाए, नीचे चला जाए गोल्ड, अलग बात है, बट मैंने जो परचेज करा, मैंने जो एसेट को होल्ड करा, किस पर्पस के लिए, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। आप बिल्डिंग परचेज करते हैं, लैंड परचेज करते हैं, जितना भी कुछ यहां पे करते हो सर, ये भी तो किस पर्पस के लिए। बिल्डिंग के केस में तो दोनों पॉइंट है, बिल्डिंग के ऊपर तो आपको क्या मिलेगा, रेंट भी मिलेगा, इनकम भी मिलेगी, और कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगी। लिहाज करवा दो शोरूम ये नाम, मैं तो इन्वेस्टमेंट का वर्ड कहा करूं, इन्वेस्टमेंट है, क्यों सर, पहले तो रेंट मिलेगा, जो नेक्स्ट आगे मैं सबलेट करूंगा, इलेक्ट करूंगा इसको, और जितने साल भी पड़ा रहेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो क्या जानी है, अप ही जानी है। एंड बैठे बिठाए सर प्योर कैपिटल गेन, प्योर कैपिटल गेन, दैट इज फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। एंड थर्ड वर्ड, या फॉर अदर बेनिफिट्स by way of like dividend, like rent, like interest, क्लियर। तो अल्टीमेटली सर इन सबके पीछे ना जो आपका होल्डिंग पर्पस है, या तो पैसा कमाना है, क्लियर, या तो अर्निंग इनकम है बाय वे ऑफ लाइक डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट, या मे बी कैपिटल एप्रिसिएशन करवाना है। बट इसीलिए वर्ड हम यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज मैंने क्लियरली डिस्टिंक्शन में बोल दिया सर, जो आइटम आप एज स्टॉक इन ट्रेड रखेंगे, स्टॉक इन ट्रेड, दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर द इन्वेस्टमेंट। अब एक बिल्डर के पास 10 बिल्डिंग्स पड़ी हैं, 10 बिल्डिंग्स पड़ी हैं, ये इन्वेस्टमेंट है या स्टॉक इन ट्रेड है, सर अगर बेचनी है तो स्टॉक इन ट्रेड है, अगर वैसे कोई बिल्डर की बेचने के लिए, पॉइंट इज बिल्डर वर्ड बोला, बेचने के लिए वर्ड क्या बोला मैंने, बिल्डर। मेरे पास 10 पड़ी हैं, इन्वेस्टमेंट।
क्योंकि वहां पे पर्पस तेरा क्या हो गया, चेंज। वहां पे पर्पस क्या हो गया, चेंज। सर नॉर्मल पर्सन के पास 10 प्रॉपर्टीज हैं, तो बहुत बढ़िया चीज बात पहले तो। एंड उसका मोटिव क्या होगा, मोटिव क्या होगा, सर अर्निंग इनकम फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन बाय वे ऑफ डिविडेंड, रेंट और इंटरेस्ट, व्हाटएवर। तो वहां पे वर्ड आप क्या यूज करोगे, सर इन्वेस्टमेंट। पर तूने वर्ड ध्यान दिया, मैंने वर्ड क्या बोला था, बिल्डर। बिल्डर का तो काम ही क्या है, बिल्डअप करना, बिल्डिंग्स बनाना, सेल करना। तो उसके पास जो 10 बिल्डिंग्स पड़ी हैं सर, वो स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड है, जो किसी भी टाइम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जब उसे पैसे अच्छे मिलेंगे उसी टाइम वो क्या कर देगा, सेल कर देगा। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट। तो यहां पे बहुत स्टीक चलना होगा, कौन इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा, कौन नहीं। क्लियर हो कॉन्सेप्ट। अब जैसे नॉर्मली ये बिल्डिंग मेरी है सर, मैंने इसको किराए पे दे रखा है, मैंने इसको नेक्स्ट आगे किराए पे दे रखा है, रेंट पे दे रखा है। रेंटल इनकम इज माई इन्वेस्टमेंट इनकम और बिजनेस इनकम। चलो लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। मेरी 2 बिल्डिंग्स हैं, 2 बिल्डिंग्स है मेरी, मैंने दोनों बिल्डिंग्स नेक्स्ट आगे किराए पे दे रखी, उनसे मुझे किराया आता है, रेंट आता है। नाउ द रेंट, रेंट जो वहां पे है, क्या वो मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है या रेंटल इनकम है। कहने का मतलब, जैसे मैं बिल्डिंग्स आगे किराए पे देता हूं, ये मेरा बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट होगी या मेरा बिजनेस होगा। ये मैटर नहीं होता कि 2 बिल्डिंग्स, इफ द सिग्निफिकेंट पर्पस, सिग्निफिकेंट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड विद, कि जैसे आपने एक फर्क देखा होगा, जिन लोगों का काम ही बिल्डिंग किराए पे देना है, रेंटिंग तो भी काम होता है, रेंटिंग तो भी बिजनेस होता है, बट वहां पे रेंटिंग जो वो देते हैं ना, विद लॉट ऑफ सर्विसेज, विद एक्स्ट्रा अमेनिटीज, वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि सर उनकी सिग्निफिकेंट सर्विस क्या है, मेन रेंटिंग पे देना सामान, रेंटिंग पे देना। बट जो नॉर्मल होते हैं ना, जैसे ये 1-2 बिल्डिंग है जिसके पास एक शोरूम एंड ऑल है, जहां पे कोई सिग्निफिकेंट सर्विसेज आपको नहीं मिल रही, जस्ट ठीक है पर्पस के लिए खाली पड़ी थी, दे दी मैंने कि चलो कोई नहीं आगे से किराया आ जाया करेगा, वहां पे आप वर्ड क्या यूज करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट। समझ गए ना। तो आगे जाके ना कंफ्यूजन हल्की 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 बढ़ती जाएंगी, बट मेक इट क्लियर, सर इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स बट नॉट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। एसेट्स हेल्ड फॉर किसके लिए, फॉर अर्निंग इनकम, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट्स बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट। क्लियर। चलिए अब यहां पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आई सिक्योरिटीज वर्ड को लेकर, जो आप लोगों का डाउट मैं आपको कह रहा था कि AS2 के साथ आपका डाउट आएगा, कमिंग AS13 में ही क्वेश्चन आप रीड आउट करेंगे। क्लियर। ये भी जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, ये लास्ट में बाद में लाइन एडअप करी हुई है, पहले नहीं करी थी नोटिंग के अंदर। जब आप क्वेश्चंस करते हैं ना, बहुत सारा कंटेंट क्या मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है, लेटेस्ट पार्ट मिलते हैं। ICAI की गाइडलाइंस आई एंड ICAI की गाइडलाइंस के मुताबिक इन्होंने क्लियर करा, हम तो जी ऐसा ही करेंगे। क्या, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज जो हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड होंगी, हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड होंगी, शुड बी ट्रीटेड एज क्या मानी जाए, करंट इन्वेस्टमेंट एज पर AS13 क्लियरली। और ICAI की गाइडलाइंस इज द फाइनल डिसीजन। बेशक तुमने पीछे क्या कहा था, स्टॉक एंड ट्रेड में इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं आएगा, बट सर ICAI की स्पेसिफिकली गाइडलाइंस आई, ICAI की स्पेसिफिकली गाइडलाइंस आई इस पॉइंट को लेकर कि जितनी भी सिक्योरिटीज वर्ड ओनली, नॉट अदर स्टॉक एंड ट्रेड, इसके अलावा सिक्योरिटीज के अलावा कोई भी आइटम, जैसे बिल्डिंग वाली एग्जांपल थी, बिल्डिंग वाली एग्जांपल थी, अगर बिल्डिंग्स आपने स्टॉक एंड ट्रेड में रखी हुई है ना, नहीं सर वो आपका उसमें ही जाएगा, AS2 में ही जाएगा, इसमें नहीं कवर होगा। मैं सिर्फ वर्ड कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा हूं एक वर्ड को लेकर, क्या, सिक्योरिटीज। अगर सिक्योरिटीज भले ही किसमें पड़ी हैं, हाँ इसमें बस हल्का सा टाइम का फर्क आ जाएगा, सर क्या लॉन्ग टर्म पर्पस या शॉर्ट टर्म, सर स्टॉक इन ट्रेड बोल रहे हो, शर्म करो,
स्टॉक इन ट्रेड तो होता ही क्या, करंट है, तो इसमें बताने की जरूरत है क्या क्या ये लॉन्ग टर्म होगा। स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो विद इन 12 मंथ्स सर्कुलेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो बेसिकली सिक्योरिटीज को लेकर हमने वर्ड क्लियर किया कि सिक्योरिटी जो हेल्ड है क्या होगी, स्टॉक इन ट्रेड होगी। इवन स्टॉक इन ट्रेड है, डोंट वरी, आईसीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टू ये ट्रीटमेंट गिवन है बाय आईसीआई ही गिवन है क्या, कि इसको आप करंट इन्वेस्टमेंट की तरह क्या करें, डील करें, एंड एज पर AS 30। हुआ क्लियर? तो ऊपर वाले पॉइंट की एक एक्सेप्शन आपके सामने यहीं पे लिखवा। आगे नेक्स्ट इज, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग हो चुका सर, पर्पस ऑफ होल्डिंग में ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, जो आपने वो हेल्ड वर्ड यूज करा था, जैसे आपने एग्जांपल्स भी डिस्कस करी, कभी इन्वेस्टमेंट वर्ड आ रहा है, कभी नॉर्मल वर्ड चल रहा है, तो थोड़ा सा एक बार क्लियर ना कर लें, जैसे रेंटल बिजनेस एंड ऑल को लेकर काफी सारी कंफ्यूजन आती हैं। क्लियर? सर एक बात बताओ, पर्पस ऑफ होल्डिंग में सबसे पहले क्या आपने वो एसेट जिसकी भी तुम बात कर रहे हो फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रखी हुई है? सर अगर तो फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, नेक्स्ट आ गई, उसकी मदद से हम लोग आगे सर्विसेज रेंडर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर? फॉर द यूज ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज, फॉर द यूज ऑफ रेंटल, एंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बिजनेस और विद सिग्निफिकेंट सर्विसेज। मतलब या तो रेंटिंग करना तेरा बिजनेस है, रेंटिंग करना। एक चीज बता, सिंपल सा पॉइंट, मेरी 10 बिल्डिंग है, मेरा काम है किराए पे देना, आई एम बेसिकली किराएदार, लैंडलॉर्ड। क्लियर? मेरा तो काम है सर, मेरी तो बिजनेस एक्टिविटी है, मैं अपनी बैलेंस शीट में उन बिल्डिंग्स को इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा या फिक्स एसेट दिखाऊंगा? व्हाई? क्योंकि रेंटिंग बिकॉज सर विद दैट पहला वर्ड फॉर यूज ऑफ क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, चलो गुड्स तो नहीं है, फॉर यूज ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज, सर्विसेज देने के लिए, या फॉर यूज ऑफ रेंटल, रेंटल, और रेंटल जहां पे आपका क्या है, बिजनेस है, या मे बी सिग्निफिकेंट सर्विसेज वाला है, विद प्रॉपर अमेनिटीज, विद प्रॉपर फैसिलिटीज। फिर तो सर नीचे चेक कर, वर्ड क्या लिखा हुआ, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज पर AS 10, टू बी वेरी क्लियर। बट इधर आ सर, आपने यहां जो डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, वहां पे रेंट के साथ इतना डिफाइंड वर्ड नहीं था। रेंट तो कमा रहे थे सर, रेंट तो इन्वेस्टमेंट से भी आ सकता है, रेंट तो इन्वेस्टमेंट से भी आ सकता है। अब हमारे ऑनर हैं, हमारे ऑनर का ये एक ही शोरूम है, उनका बिजनेस थोड़ी है किराए पे देना, वो तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर खाली थी, बेस फ्लोर खाली था, उन्होंने दे दिया आगे किराए पे, बट उनका बिजनेस तो नहीं है। एंड बिजनेस छोड़ो, चलो क्या मुझे कोई सिग्निफिकेंट सर्विसेज मिली? कुछ भी नहीं मिला, सारा खुद का ऑन सेटअप करे, खुद का ऑन सेटअप करे। अदरवाइज सर बने बनाए ना प्रॉपर कैबिन्स भी मिलते हैं एंड प्रॉपर फुली फर्निश्ड ऑफिसेज भी मिलते हैं। वो जो पर्सन फुली फर्निश करके दे रहे हैं ना, वो क्यों करके दे रहा है? उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका काम है, वो सिग्निफिकेंट सर्विसेज के साथ दे रहे। एंड इवन कई बार आप अगर चक्कर लगे चंडीगढ़ साइड देखना, इवन पूरी की पूरी फ्लोर कैबिन्स में बांटकर कॉमन रिसेप्शन, कॉमन कैफेटेरिया बनाकर एंड पूरी स्टैब्लिश कर रखी है। एंड आपसे एक एक चीज का पैसा क्या किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा, सारी सर्विसेज का सर, आपकी मेंटेनेंस का, कैफेटेरिया का, क्लियर, रिसेप्शन जो कॉमन वहां पे बैठा है पर्सन, सारी सर्विसेज मेरी ओर से हैं। मेरा तो काम है सर, मेरा तो काम है। और जिस पर्सन की इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो इतनी सिरदर्दी लेता ही नहीं, वो तो क्या कहता जी, वो पड़ी खाली बिल्डिंग, कर लो यूज, हमें क्या दिक्कत है, रेंट देते रहना, हम थोड़ी करवा के देंगे, जो आपने करवाना सर आप अपने अकॉर्डिंग करवा लो। पर फॉर अर्निंग क्या लिखा हुआ है, इनकम, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, नॉट क्या लिखा हुआ है, बिजनेस, बिजनेस नहीं है सर, नॉट अ बिजनेस, और इनसिग्निफिकेंट सर्विसेज, या फिर सर इनसिग्निफिकेंट, बड़ी मोटी सर, जैसे कहते नहीं, अगर स्टार्ट करवाया भी, चलो हमें भी होता है ना, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई टेनेंट मेरे पास आ रहा है, चलो माड़ी मोटी साफ सफाई करवा दी, ठीक है ना, वहां पे पेंट वगैरह करवा दिया, थोड़ी बहुत रिपेयर करवा दी, हाँ फिर तो क्या हो गया सर, उसको वर्किंग कंडीशन में लेकर आए हैं, मैंने कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर तो नहीं कर दिया, प्रॉपर सर एंड सेटअप करके पूरे कैबिन्स बना के फर्निश करके उसको दे रहे हैं, AC लगा के एंड प्रॉपर सब कुछ, फिर तो सर ये आपका काम हुआ।
फिर तो ये आपका प्रॉपर क्या हुआ, बिजनेस हुआ। आप इतनी सिग्निफिकेंट सर्विसेज क्यों दे रहे हो भाई, समझे ना बात। इंटेंशन, इंटेंशन चेकआउट कर, ये पॉइंट हुआ क्लियर। अब डिफाइंड हुआ सर, अगर ये वर्ड्स होंगे तो किसमें कवर होंगे हम, इन्वेस्टमेंट्स एंड AS 13 के अकॉर्डिंग क्या होंगे, रेगुलेट होंगे। क्लियर, यहां तक कोई डाउट्स। दोबारा, PPE कब होगा, जब आप एसेट को कब, नंबर 1 फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर द यूज ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज एंड फॉर रेंटल, वेयर रेंटल इज अ बिजनेस और सिग्निफिकेंट सर्विसेज। ये ना क्वेश्चन पढ़ के तुझे पता लग जाएगा कि सिग्निफिकेंट सर्विसेज है या इनसिग्निफिकेंट है, वैल्यू बेस्ड पता लग जाएगा सर। यार इतना भी करके दे रहा वो, तो नेचुरल अगले का बिजनेस होगा। हमने क्या वर्ड कहा वहां पे, PPE सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसको AS 10 के अंदर क्या करो, कवर अप करो। बट अगर उस एसेट को आप हेल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि यही डेफिनेशन मैं उधर लिखवाऊंगा, आदि तो पढ़ चुके AS 10, यही डेफिनेशन उधर करनी है। क्लियर, तो वहां पे हम वर्ड क्या यहां यूज क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या है, एसेट्स जो हेल्ड फॉर नंबर 1 अर्निंग इनकम, नंबर 2 कैपिटल एप्रिसिएशन, एंड नंबर 3 sir by way of other benefits, by way of interest, dividend, rent. But rent is not a business, or with insignificant services, थोड़ी बहुत सर्विसेज है सर, कुछ ज्यादा नहीं। then you must call it as investment and to be treated as per AS 13 investments। चलिए नेक्स्ट आता है सर, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग टू बात करें। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या पॉइंट्स कवर होंगे सर। सबसे पहला बेसिस ऑफ फॉर्म। मैंने ना दो पार्ट्स में इसको क्या किया, डिवाइड किया। क्लियर, एक तो था बेसिस ऑफ फॉर्म के पॉइंट से, एंड दूसरा बेसिस ऑफ इंटेंशन टू होल्ड। इंटेंशन, आपकी इंटेंशन क्या थी इसको होल्ड करने के लिए, क्योंकि मैं उसी के बेसिस पे क्लासिफाई करूंगा। एंड 4 क्लासिफिकेशन आपको नीचे दिख रही होंगी। पहला वर्ड टेंजिबल, इंटेंजिबल, एंड आगे करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर सर, फॉर्म के बेसिस पे तो पहले ही क्लियर है। फॉर्म के बेसिस में टेंजिबल किसको वर्ड बोलते हो, which has some physical substance which can be touched, seen, purchased and sale। clear, so basically sir like gold, land and building, these are sir normally tangible assets, tangible investments kind of। clear, and intangible में आप वर्ड क्या यूज करेंगे, shares, debentures, bonds etc। shares का अपना कोई फॉर्म तो नहीं है ना, बताओ शेयर्स इंटेंजिबल कैसे हुए, सर्टिफिकेट होता तो है, मैं टच कर रहा हूं। इन एक्चुअल सेंस में लाइक आपने वर्ड गोल्ड यूज करा, सर गोल्ड का तो फिजिकल सब्सटेंस है। शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को रिकॉर्ड किया जाता है ऑन अ पेपर, रिकॉर्ड किया जाता है ऑन अ सर्टिफिकेट, बट दैट डजंट हैव इट्स ओन सब्सटेंस। उसका अपना कोई सब्सटेंस तो नहीं है ना, उसको शो करने के लिए कि हाँ आपके पास इतने, वो तो जस्ट एक राइटिंग डॉक्यूमेंट है सर, एक राइटिंग डॉक्यूमेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, कई कंफ्यूज सर शेयर सर्टिफिकेट होता तो है, वो जस्ट एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है कि आपके पास उस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, इतने डिबेंचर्स हैं या इतने बॉन्ड्स हैं, बट उनका अपना कोई सब्सटेंस तो नहीं है। उस कागज की सिर्फ एक मनी वैल्यू है, मनी वैल्यू है जिसमें रिकॉर्डेड है कि आपके पास इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटेंजिबल। क्लियर, आगे चल सर, बेसिस ऑफ इंटेंशन टू होल्ड। होल्ड के पॉइंट से यहां पे दो हैं, मैं यहां पे बिल्कुल क्लियरली सिंपल वर्ड्स में क्या बता रहा हूं, अगर तो इन्वेस्टमेंट आर रेडिली रिलाइजेबल हैं। पहला वर्ड रिलाइजेबल मींस कन्वर्टेड इनटू कैश, एंड वर्ड क्या यूज करा आपने, रेडिली। रेडिली का मतलब क्या हुआ, इजीली सर, एनी टाइम। अब बोलो तो सही कब बेचना है, एंड एवरी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट टू सेल दैट इन्वेस्टमेंट, देयर इज ऑलवेज अ रेडिली मार्केट। रेडिली मार्केट अवेलेबल है सर, चिंता ना करो, मार्केट में जाओ, कैश पेमेंट एक मिनट में देंगे आपसे। गोल्ड द मोस्ट लिक्विड एसेट। क्या कुछ सोचने की जरूरत है क्या, नहीं सर गोल्ड उठाओ, बिल उठाओ, हाँ बिल होना चाहिए, चोरी का माल नहीं होना चाहिए। क्लियर, हॉलमार्क होना चाहिए, प्रॉपर हो। क्लियर सर, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स
विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपको नॉर्मली सर इजीली कन्वर्ट करके 1 मिनट में दे देंगे, बिकॉज द गोल्ड हैज रेडिली रियलाइजेबल मार्केट, रेडिली रियलाइजेबल मार्केट। अब जैसे आपने वर्ड यूज किया होगा समटाइम्स, आप कोई एसेट परचेज कर रहे होते हैं, यार इसको परचेज मत कर, इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। रीसेल वैल्यू क्यों नहीं होती? इसकी मार्केट ही नहीं है, इस प्रोडक्ट की मार्केट ही नहीं है। अब जैसे कुछ ब्रांड्स इतने पॉपुलर हैं जिनकी इजीली एंड रेडिली मार्केट 24 घंटे अवेलेबल है, जब मर्जी बेचे जाना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही लगा लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के केस में आपके जितने भी कार के ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स तो ऐसे चल तो रहे हैं बट उनकी सर मार्केट अवेलेबल नहीं है। कल को अगर बेचने जाओगे तो लॉस ही पड़ेगा। और कुछ ब्रांड्स ऐसे पॉपुलर हैं, इनको जब मर्जी सेल कर दो सर, आपको ये ना पता हो लिया कम में हो ज्यादा में सेल हो जाए। समझ गए? जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है स्विफ्ट का, आज भी सर नहीं तो छोड़ो, पुरानी भी किसी के पास है ना, तुम पुरानी लेकर पुरानी भी सेल कर दो, मन करे प्रॉफिट में निकलो तुम, इतनी डिमांड है सर उस कार। पुराने से पुराने मॉडल भी हो तो भी चल रहे हैं, तो भी चल रहे हैं सर, बिकॉज दैट प्रोडक्ट हैज अ रेडली अवेलेबल मार्केट एनी टाइम। क्लियर? आगे एंड चलो एक पॉइंट तो हुआ कि सर एक बात, करंट वर्ड यूज करने के लिए पहली बात रेडली रियलाइजेबल मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए, एंड हेल्ड विद इंटेंशन। क्या इंटेंशन? ऑफ, क्या वर्ड लिखा हुआ है? डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? सेल करने के पॉइंट से, और वो भी विद इन कितना? 12 मंथ्स फ्रॉम दी एक्विजिशन। तो वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, वो कौन सी होगी? इसको छोड़कर बाकी सारी कौन सी होंगी? लॉन्ग टर्म। पीपी थोड़ी इन्वेस्टमेंट ही है, इसको छोड़कर अदर इन्वेस्टमेंट्स आर कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, या जिसको सिंपल वर्ड कहूं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन डबल थी, यहाँ कंडीशन डबल थी। पहली बात, तेरी इंटेंशन है कि इसको मैं 12 महीने के अंदर सेल कर दूंगा। सेल तो तब कर पाएगा अगर मार्केट अवेलेबल होगी, अगर रेडिली मार्केट अवेलेबल होगी। सर पहले चेक कर क्या उस प्रोडक्ट की रेडिली रियलाइजेबल मार्केट अवेलेबल है, कि जब बेचना चाहें क्या एनी टाइम इसको सेल कर सकते हैं? यस सर है। एंड सेकंड थिंग, क्या आपकी इसके पीछे इंटेंशन विद इन 12 मंथ्स है कि 12 महीने के अंदर अंदर इसको लिया बेचा खत्म करेंगे? तो सर वो आपकी ना करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म के अंदर कवर नहीं होगी। पहली बात, अब इसको करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। क्या इन्वेस्टमेंट है? वो तो पढ़ चुके सर, वो तो क्लियर हो चुका, इन्वेस्टमेंट तो है। अब बात चल रही है टाइम बेसिस पे, कि इसको करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे। पॉइंट ये चल रहा, पॉइंट हमारा ये चल रहा। तो यहां पे क्लियर क्या हुआ? दो कंडीशंस। पहला, क्या रेडिली रियलाइजेबल मार्केट है? कहता है यस। क्या आपकी उसके पीछे इंटेंशन हेल्ड करने की विद इन 12 मंथ्स थी? यस सर, दैट इज योर करंट इन्वेस्टमेंट। उसको क्लासिफाई करो बैलेंस शीट की करंट एसेट्स में, करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर उसको क्या बनाओ? पार्ट। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट होंगी वो सारी क्या होंगी? लॉन्ग टर्म। हुआ क्लियर? तो सर हमने जो डिवाइडेशन करी, पहला फॉर्म के बेसिस पे, दूसरा इंटेंशन ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे। फॉर्म के बेसिस पे दो थे, पहला टेंजिबल, इंटेंजिबल। इंटेंशन टू होल्ड के बेसिस पे सर रेडिली रियलाइजेबल मार्केट प्लस इंटेंशन ऑफ डिस्पोजल विद इन 12 मंथ, तो करंट अदरवाइज लॉन्ग। चलिए नेक्स्ट आगे सर, नोट पढ़िए एक बार। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी always considered to be long term investment. हाँ, Readily realizable means free market is available like share market, commodity market, but there is no market for land and building, so it is not readily realizable. सर तैयार थोड़ी पड़ा है कि जाके जब मर्जी आके सेल कर दो। जब जैसे शेयर मार्केट है, वो तो अगर आपका मन नहीं कर रहा जब मर्जी सेल कर दे, दोबारा मार्केट ओपन होएगी या उसी टाइम सेल कर दे, क्या दिक्कत है? मैंने तो विद इन 12 मंथ्स कहा, फिर तो चाहे 2 घंटे बाद सेल कर दे, तेरी इच्छा। बट सर किसी से कुछ सोचने पूछने की जरूरत थोड़ी है, मार्केट है बेच दो, बिड लगाओ, बात खत्म करो। बट सर लैंड एंड बिल्डिंग के केस में रेडिली रियलाइजेबल वैल्यू थोड़ी होती है। आप डील करेंगे, नंबर ऑफ जगह जाएंगे, मतलब इतनी इजी अप्रोच भी नहीं है ना, तो सर दैट इज नॉट कॉल्ड एज रेडिली रियलाइजेबल मार्केट। क्लियर? यस प्लीज नेक्स्ट आगे। रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़िए जी। initial recognition.
सर हमेशा नेक्स्ट में याद रखना, रिकॉग्निशन में 2 पॉइंट्स आएंगे। एक वर्ड होता है क्या, इनिशियल। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, एट द स्टार्ट, पहली बार जब बुक्स में उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। और एक वर्ड होता है क्या, सब्सीक्वेंट। वर्ड क्या है, सब्सीक्वेंट, एवरी टाइम, नेक्स्ट ऑन, एवरी ईयर। कैसे रिकॉर्ड करोगे, क्लियर। सबसे पहले इनिशियल तो देख ले, पढ़िए। इन्वेस्टमेंट शुड बी रिकॉर्डेड एट, किस पे, पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हो सर, जितने की इन्वेस्टमेंट ली है उतने भी रिकॉर्ड करोगे। क्या एंट्री पास करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल सा पॉइंट, कॉस्ट जितनी भी है बट साथ में एक एस्ट्रिक लगा हुआ है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपने कॉस्ट ऑफ परचेज निकाली थी इन्वेंट्री में, सेम फॉर्मूला नीचे चेक कर। सर कॉस्ट का मतलब पता क्या है, परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऑन परचेजेस, क्योंकि जिसका रिफंड मिलता है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। नेक्स्ट इज लीगल एक्सपेंसेस टू ऑब्टेन, वर्ड क्या लिखा हुआ है, टाइटल। ये बड़ा अच्छा वर्ड, जैसे लीगल फॉर्मेलिटीज, जैसे रजिस्ट्रेशन कॉल, ये खर्चे वगैरह जो करते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह में, क्लियर। तो जो भी टाइटल ऑब्टेन करने के लिए जो आपने लीगल एक्सपेंसेस दिए होंगे वो भी सर इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट में, क्लियर। एंड एक्सपेंसेस टू परचेज, सिंपल सी बात, मतलब डायरेक्टली एलोकेबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द परचेज जो होंगे सर, वेरी क्लियर। इसको क्या करो, ऐड करो। और फर्स्ट टाइम इनिशियल रिकॉग्निशन तो होती ही किस पे है, कॉस्ट। अरे इन्वेंट्री भी जब तुमने पहली बार परचेज करी होगी बुक्स में तो कॉस्ट ही डेबिट करी होगी। इनिशियल तो हमेशा ही किस पे आती है, कॉस्ट पे आती है। मेन पॉइंट ये है, सब्सीक्वेंट का बता क्या रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे इसको वैल्यू करोगे, क्योंकि तेरी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो तो फ्लक्चुएट करेगी, कभी वैल्यू अप जाएगी, कभी वैल्यू डाउन जाएगी। और फिर यहां पे पॉइंट आते हैं 2, क्या वो तुम्हारी करंट इन्वेस्टमेंट थी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। तो पहला पॉइंट पढ़ो जी, करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एट, उधर वर्ड क्या चलता था, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। यहां पे वर्ड क्या है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू। वर्ड क्या आएगा, फेयर वैल्यू। ये भी तो सर मार्केट प्राइस ही है बट एक एस्टिमेशन, फेयर वैल्यू जो एट प्रेजेंट मार्केट में चल रहा है, क्लियर। कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज क्या, लोअर। वैसे भी वो भी करंट एसेट था, ये भी करंट एसेट है, तो दोनों के लिए बेसिस क्या है, सेम है। बट सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में बताइए क्या वर्ड लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स आर। देखो लॉन्ग टर्म है, अगर करंट होता फिर तो रूल क्लियर था, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। बट यहां पे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म है। और लॉन्ग टर्म एसेट आपने फिक्स्ड एसेट भी रिकॉर्ड करी हुई है। फिक्स्ड एसेट हमेशा किस पे होती है, कॉस्ट लेस मैक्सिमम क्या, डेप्रिसिएशन। मैक्सिमम डेप्रिसिएशन या इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, परमानेंट डिक्लाइन जिसको वर्ड बोलते हैं। यहां पे भी वही वर्डिंग, क्या सर, इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट ओनली, होना तो कॉस्ट पे चाहिए, एवरी टाइम आप अपनी कॉस्ट पे रखें। बट हाउएवर इफ परमानेंट डिक्लाइन, वर्ड क्या लिखा हुआ है, परमानेंट डिक्लाइन, पक्का ही डाउनफॉल। एक होता है टेम्परेरी, अरे फ्लक्चुएटिंग करेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, प्राइसेस तो अप डाउन होते रहते हैं, मार्केट तो ऐसे ही है। मैं तुमसे वही पूछ रहा हूं, जो डिक्लाइन है क्या वो टेम्परेरी है, अगर तो टेम्परेरी है घबराने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट पे ही चलने दे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा किस पे होती है, कॉस्ट पे ही होती है। और वैसे भी तेरा वो जो डाउनफॉल है वो टेम्परेरी तो है, आज नहीं तो कल दोबारा फिर अप हो जाएगा। बट सर अगर परमानेंट डिक्लाइन, क्लियर कह गया, ये वैल्यू दोबारा अप नहीं जाएगी, ये डाउन ही है, परमानेंट डिक्लाइन है, क्लियर। इन दैट केस, क्लियर, देन प्रोविजन शुड बी मेड फॉर सच डिक्लाइन। सर आप फिर क्या करें, उसकी बुक्स में प्रोविजन डालें एंड अपनी वैल्यू बैलेंस शीट में से आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है टू दैट एक्सटेंट क्या कर दें, डाउन। अभी भी कहा प्रोविजन डाल, क्योंकि तुमने कौन सा इन्वेस्टमेंट बेची है, तब देखेंगे क्या है। बट बुक्स में सर देखो लॉस है, कंजर्वेटिज्म हमने पढ़ा था, प्रूडेंस हमने पहले पढ़ा था, वो तो इंट्रोडक्शन के अंदर ही हमने क्लियर करा था। सर अगर एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं पहले बुक कर लो, बट सर एंटीसिपेटेड की कोई डिग्री तो होनी चाहिए, क्या टेम्परेरी डिक्लाइन को भी ले आएंगे। सर टेम्परेरी डिक्लाइन थोड़ी चीज होती है, टेम्परेरी डिक्लाइन को थोड़ी वर्ड में यूज कर रहा हूं, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, परमानेंट डिक्लाइन। परमानेंट डिक्लाइन होना चाहिए, अगर परमानेंट डिक्लाइन होगा उस वैल्यू के अंदर, उतने की डाल प्रोविजन एंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या कर दे, डाउन।
जैसे 50 लाख रुपए के कोई प्रॉपर्टी थी अल्टीमेटली जिसको आप लॉन्ग टर्म के अंदर कंसीडर करते थे, जब तक तो टेम्परेरी फ्लक्चुएशंस थी मैंने भी कंसीडर नहीं करा, मैंने भी उसको वर्ड क्या बोला, नहीं सर कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होगा। बट जब पता लगा सर कोई नया यहां से फ्लाईओवर पास हो गया जिसके कारण मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू परमानेंट 10 लाख डाउन गई, 10 लाख डाउन गई, तो ऐसे कर परमानेंट है, यस 10 लाख की बना प्रोविजन और अपनी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को कितने पे रिकॉर्ड कर ले, 40 लाख, सिर्फ तब, अदरवाइज इन नो केस कोई डाउनफॉल नहीं होएगा, कॉस्ट पे ही क्या होंगी, रिकॉर्ड होंगी। हाँ बट वर्ड चमका कर जाएगा, परमानेंट डिक्लाइन, टेम्परेरी डिक्लाइन, तुमने ध्यान रखना है किसके केस में क्या कर, हुआ क्लियर? सो आज के लिए यहीं तक करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ऑन मेरा जो टॉपिक है वो पर्टिकुलरली शिफ्ट करेगा किसके ऊपर, जो इन्वेस्टमेंट्स टॉपिक आप रीड आउट कर चुके हैं इन केस ऑफ शेयर। आपको हल्का सा बता दूं, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा, क्लियर? सो आज के लिए इतना ही सही, क्योंकि मेरा नेक्स्ट ऑन लेक्चर तो लगेगा ही लगेगा, क्लियर? प्लस में भी क्वेश्चंस के ऊपर अगर हो सका तो एक अलग लेक्चर, या अदरवाइज जो आपका प्रैक्टिकल वो जो चल रहा है उसी के अंदर आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो यहां पे इसको आप अपनी कॉपी पे प्रॉपर वे से नोट डाउन करें। कंसेप्चुअली 3-4 कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं एंड नेक्स्ट ऑन करते रहेंगे साथ साथ, बट इसको प्रॉपर वे से अपनी कॉपी पे क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। इज इट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट।